सर, पिछले कुछ दिन पहले जन अधिकार पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उन्होंने साफ कहा कि 40 सीटें अपने के लिए रखकर और एनडीए के खिलाफ किसी भी हद तक किसी भी दल के साथ समझौता कर सकते हैं। क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, पप्पू यादव ऐसे जो बदनाम लोग हैं, आखिर में 12 साल ससुराल में क्यों रहे हैं? तो पप्पू यादव टाइप के लोगों को तीसरे मोर्चा में कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ क्लीन इमेज जिनका है, जिन पर कोई तरह का आरोप नहीं है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का या जो भी माफिया ताफिया जो कह लीजिए, तो ऐसे लोग को हम लोग तीसरा मोर्चा में किसी भी कीमत में नहीं लेंगे। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम बिरजू है। पिछले कई दिनों से हमारे संपादक नमन मिश्रा जी लगातार कई भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे जो सही भी निकले, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक और भविष्यवाणी पप्पू यादव को लेकर भी उन्होंने कहा था कि जब पप्पू यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने 40 सीट की बात कही थी कि 40 सीट के बाद वो किसी भी दल के साथ समझौता कर सकते हैं एनडीए के लड़ाई के खिलाफ। हालांकि आरजेडी महागठबंधन में उनको चांस बहुत कम मिल रहा था इस बात को लेकर कि वो गठबंधन करेंगे। इन्होंने भी नमन मिश्रा जी ने भी इस बात की पुष्टि की कि वो महागठबंधन के साथ नहीं जा पाएंगे। और दूसरी बात, तीसरे विकल्प की, यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में जो तीसरा विकल्प दिया गया है बिहार की जनता को, उन्होंने भी उस पर भी कहीं ना कहीं नमन मिश्रा ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वहाँ भी उनके लिए संभव नहीं है। जो राजनीतिक अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी उसको लेकर इन्होंने भविष्यवाणी की कि वहाँ संभव नहीं है। और इस बात पर पुष्टि अभी हमारी जब बातचीत हुई तीसरे मोर्चे के नेताओं से, तो उन्होंने भी साफ तौर कह दिया कि उस तरह के छवि वाले लोगों या उस तरह के छवि वाले नेता हमारे गठबंधन में नहीं आ सकते हैं। तो हम सर से जानेंगे कि क्या लगता है कि अब दो दरवाजे जो पप्पू यादव के लिए वो बंद हो चुके हैं, पप्पू यादव के पास विकल्प नहीं है, क्या करेंगे आगे? देखिए, दरवाजे दो ही नहीं थे, 3 दरवाजे थे और तीनों फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं 2015 में आपको याद होगा कि पप्पू यादव पर आरोप भी लग रहा था, हालांकि वो अलग ही कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन 2015 में अपनी जिस तरह की उनकी राजनीति तैयारी थी वो भाजपा के साथ मिलती जुलती थी। और राजद ने तो आरोप भी लगा दिया था कि वो भाजपा के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। वो मुकेश सहनी और बाकी लोगों की बात चल रही थी। लेकिन हमने ये देखा कि 2015 के बाद जब उनको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, वो उन्होंने थोड़ी दूरी बनाई, अपनी राजनीतिक अलग लाइन लेंथ उन्होंने लिया, और हमने देखा कि राजद के ऊपर फोकस उनका ज़्यादा हो गया। राजद की जो कमियां थी उसको निकालना बाहर, हालांकि राजद सत्ता में नहीं थी, लेकिन उन राजद से ही वो आते थे, पुरानी उनकी पार्टी थी। बहुत तरह के मनमुटाव के कारण उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और अपनी पार्टी बनानी पड़ी। जो पार्टी उन्होंने बनाई वो भी पार्टी कहीं ना कहीं राजद से एक बड़ा हिस्सा टूट कर उनके साथ आया, और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अखरता है। तेजस्वी यादव इसीलिए शायद उनको दोबारा जल्दी महागठबंधन में आने के लिए तैयार नहीं रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस दौरान लगातार कांग्रेस फंस गई थी, क्योंकि कांग्रेस में उनकी पत्नी थी, सांसद थी रंजीत रंजन सुपौल से, और इस वजह से कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव का पुराना हस्तक्षेप रहा था। यूथ कांग्रेस में अपने लोगों को चुनाव लड़ाना, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में कभी कभी शिरकत करते रह जाते थे। तो इस दौरान लगा था कि वो अपनी पार्टी बनाने के बजाय कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ ना जाकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, महत्वाकांक्षाएं अपनी बड़ी दिखाई, और जिस तरह से वो 2020 के चुनाव में गए थे, और सीधी बात है कि एनडीए के साथ तो जाएंगे नहीं। खबर तो ये भी आई थी कि बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हेल्प राजनीतिक जो उनकी पार्टी है जाप को किया गया था भाजपा की तरफ से, लेकिन सब बातों को डिनाई करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जमकर जंग छेड़ी है। अब देख लीजिए कि चाहे अगर आप देखिएगा कि फिलहाल वर्तमान प्रदेश में तो तेजस्वी यादव बहुत भाजपा के खिलाफ ना बोलते हैं, लेकिन पप्पू यादव भाजपा को कोई बात छोड़ते नहीं है। भाजपा के लोगों को, भाजपा के नेताओं को रगड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और पॉलिसी वाइज भी देख लीजिए, पॉलिसी वाइज जितनी बातें भाजपा के खिलाफ नहीं कर पाते तेजस्वी यादव, उतनी ज़्यादा बातें वो करते हैं। हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी की कमियों को, चीन हो, जापान हो, चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे बाढ़ हो, इन सभी परिस्थितियों में देखिए सुशांत सिंह जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने अच्छी खासी पॉलिटिकल जो कहा सकता है आवाज़ उठाई थी, और शायद अकेले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने पहला आवाज़ उठाया था। उसके बाद बाकी लोगों ने उस पर कैपिटलाइज किया। देखिए, पप्पू यादव की राजनीति ऐसी है कि व्यक्तिगत तौर पर उनसे बहुत लोग इम्प्रेस होते हैं,
लेकिन संगठनात्मक ढांचा इतना लचीला सा है, इतना ढीला सा है उनका कि उतने ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके साथ। और कालांतर में हमने देखा है कि लोग जुड़े भी हैं तो अलग हो गए हैं। ठीक है, इसके पीछे कारण है, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और बिहार में 2 पॉलिटिकल अलायंसेस हैं। ये दोनों इतने प्रभावी हैं, इतना बड़ा वोट बैंक आपस में रखते हैं कि ये पप्पू यादव को स्थान ही नहीं दे रहे हैं। आपने 2020 के चुनाव में देखा था कि पप्पू यादव लग रहा था कि महागठबंधन में नहीं जाएंगे, उनको खुद भी इच्छा नहीं जाने की, शायद हो सकता है एनडीए के साथ चले जाए, लेकिन एनडीए से बहुत भाव नहीं मिला उन्हें। और जब लगातार उनके बयान आते गए, खुद को लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया था, तेजस्वी यादव पर हर बात पर आरोप लगाना, तेजस्वी की कमियां निकाल कर सामने रखना, इन सब चीज़ों से महागठबंधन के दलों ने दूरी बना ली उनसे। बाद में हमने देखा कि सुपौल में बाकायदा रंजीत ने इनको हराने में, कांग्रेस की सीट पर जो चुनाव लड़ी थी, फिर भी उनको हराने में राजद के लोगों का ही हाथ था। राजद के तेजस्वी यादव की टीम के करीबी लोग उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, वोट उनके खिलाफ मांग रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी हार हुई और ये बातें वो भूल नहीं पाए। हालांकि 2020 के चुनाव, 19 के चुनाव माफ कीजिएगा, एक और बड़ी बात हमने देखी थी कि जहां एक तरफ पप्पू यादव बुराई कर रहे थे बहुत ज्यादा महागठबंधन के नेताओं की, वहीं कांग्रेस को लेकर वो काफी लचीले थे। कांग्रेस को के साथ उनको लग रहा था जैसे कि कांग्रेस उन्हें अपने साथ रख लेगी। हमें याद भी है कि सदानंद सिंह और कुछ नेताओं ने, प्रेमचंद मिश्रा भी शायद उसमें से एक थे, जिन्होंने वकालत की थी कि शायद पप्पू यादव को अपने साथ रख लिया जाए कांग्रेस में, और कांग्रेस में साथ रखने के अलावा इनको कुछ सीटें भी दी जाए। लेकिन राजद ने इन बातों को नहीं सुना। राजद ने स्पष्ट कर दिया था कि इस चुनाव में कोई संभावना नहीं है, हम पप्पू यादव को भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी, हमने देखा था कि अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आता है उनका बार बार, जिसमें पप्पू यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और वो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे कि मुझे ये सजा क्यों दी जा रही है। सारे लोग गठबंधन में चले गए, यहाँ तक कि जब अंततः जब मुकेश सहनी चले गए गठबंधन में, तो उन्हें लगा कि जब नई पार्टी को भी मौका मिल रहा है वहाँ साथ में रहने का, तो मुझे अकेले क्यों कर दिया जा रहा है। इन्हें ये भी लगा होगा कि ये 2 पार्टियां, 2 दल, बड़े गठबंधन मिलकर सारे वोट अपनी तरफ कर लेंगे, मेरा अपना सीट भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। और वही हुआ, दोनों पत्नी पत्नी चुनाव हार गए। ऐसी परिस्थिति हुई कि मधेपुरा, जो कि बहुत सेफ सीट कही जाती है पप्पू यादव के लिए, उस सीट से भी वो हार गए। और इन परिस्थितियों में उन्हें रियलाइज हुआ कि महागठबंधन और एनडीए दोनों में से किसी एक तरफ उन्हें जाना पड़ेगा या कोई तीसरा विकल्प बनाना पड़ेगा। देखिए, चुनाव हारने के बाद चुनाव की परिस्थितियां जैसी थी, महागठबंधन चला गया था एकदम अकाल नींद में, एकदम वो तेजस्वी यादव दूरी बना लिए थे, महागठबंधन सारे दल अपने अपने काम में लग गए थे, कई महीने तो गायब हो गए थे लोग, और हार का जो शौक था वो उसे झेलने में 6 महीने लग गए लोगों। लेकिन पप्पू यादव नेक्स्ट दिन से ही राजनीति शुरू कर दिया था और उन्होंने एक प्रण बना लिया था कि जिस गठबंधन ने मुझे स्थान नहीं दिया और एक सीट जिस गठबंधन को आई, उसके पहले तो धज्जी उड़ाया जाए और उसके बाद एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए। उसको देखिएगा कि लगातार उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया था मांझी जी से। मांझी जी से मिलने के अलावा उन्होंने तीसरे मोर्चे के कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। एक बिहार नवनिर्माण जो बना था संगठन मंच, वो भी पटना के कई, देखिएगा 5 सितारा होटलों में इन लोगों की बैठकें हुई, स्वघोषित 5 सितारा, उनमें जाकर बैठ कर इन लोगों ने मीटिंग की तस्वीरें वायरल होने लगी, जानकर वायरल कराई गई कि मैंने हम लोग कुछ और बना रहे हैं, हम लोग भाजपा और जो महागठबंधन के दल है वो डरे, राजद और भाजपा को डराने के लिए सारी चीजें की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या कि 2-3 मीटिंग्स के बाद अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा, नरेंद्र सिंह, नागमणि भी कोई मीटिंग में पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने दूरी बना ली पप्पू यादव से, क्योंकि पप्पू यादव ने 2-3 बातें ऐसी कही थी जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगा। पप्पू यादव ने सबसे पहले तो मांझी जी से दोस्ती बढ़ाई थी अपनी, उनसे मुलाकातों का दौर, उन्हें ये कहना कि एक दलित सीएम बिहार को अब मिलना चाहिए और नीतीश कुमार के खिलाफ बातें बोलना। और इन्होंने जो दलित सीएम को लेकर लगातार प्रेशराइज किया कि मैं दलित सीएम बनाऊंगा, मैं पटना की सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। पप्पू यादव ने इस दौरान बहुत अच्छे काम भी किए। पटना में जो बाढ़ की स्थिति थी उसको लेकर जो काम उन्होंने किया चुनाव हारने के बावजूद, ये बिहार की जनता भूल नहीं पाएगी। लेकिन इसके बावजूद इन्हें स्थान नहीं मिला उस तीसरे मोर्चे के मंच पर भी। लेकिन खबर ये लग रही थी कि तीसरे मोर्चे की सूत्रपात कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं और ऐन मौके पे आएंगे। आप देखिए कन्हैया कुमार से इनकी बातें होना, सीपीआई के लोगों को भी लगातार जोड़कर रखना, एक अच्छी ताकत के तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव के बाद, चुनाव की परिस्थिति ऐसी थी कि चुनाव तक तो यह नजर नहीं आया, लेकिन चुनाव के बाद महागठबंधन पीछे चला गया था और मुख्य विपक्ष के तौर पर तेजस्वी पप्पू यादव सामने आ गए थे और सारे दल गायब हो गए थे और पप्पू यादव अकेले नीतीश और भाजपा दोनों से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन वही हुआ अंततः जो होता जब राजा के बेटा
बिहार आते हैं, यानी तेजस्वी यादव लालू के पुत्र, तो वो आते हैं तो इनको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर दिया जाता है। और जो उतना जितना मीडिया का फ्रेंजी था, मीडिया के लोग इनको इतना भाव दे रहे थे, उतना भाव देना बंद कर दिया लोगों ने, और अंततः वही हुआ। अब पटना की सीटों पर तो इनका प्रभाव हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी बिहार की सीटों पर उनका उतना प्रभाव नहीं होगा, ये साफ दिख रहा है, जातिगत आंकड़ों के हिसाब से ही नजर आ रहा है। अब पप्पू यादव मेरी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि हम सच्चाई दिखाते हैं तो हम वही बातें करेंगे जो कि सच है। अब जो नया डेवलपमेंट है, इसमें उम्मीद थी कि जो ये तीसरा मोर्चा बन रहा है, जिसमें सभी लोग हैं, यशवंत सिन्हा के बड़े पुराने नेता हैं, समझदार नेता हैं, तो ये हो सकता है सबको एक साथ लेकर चले। लेकिन जब नागमणि कुशवाहा ने बात स्पष्ट तौर पर कह दी, और उस मीटिंग में मैंने देखा कि कहीं नजर नहीं आ रहे हैं पप्पू यादव। यशवंत सिन्हा बाढ़ निरीक्षण करने के लिए आते हैं, पुल का निरीक्षण करने जाते हैं, कोरोना वार्ड का निरीक्षण करने जाते हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरुण कुमार हर जगह दिखेगा, पीछे गमछी रखे घूम रहे हैं, नागमणि कुशवाहा हर जगह नजर आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं कई कई जगहों पर, लेकिन पप्पू यादव का नजर नहीं आना, ये अपने आप में सवाल मेरे लिए खड़ा हो चुका था उस समय। और इसे मैंने कहा था कि अब इनके पास बस महागठबंधन में ही अपनी एंट्री कराना एक ऑप्शन है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। हालांकि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट नेता रहे हैं, अपने स्वनिर्मित नेता हैं, राजद का उनको साथ जरूर मिला था, लेकिन अपने दम पर उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि बनाई है, चाहे पॉजिटिव रही हो या नेगेटिव जब भी रही हो, उन्होंने खुद उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार बनाया है, और अपनी ही जिम्मेवारी से उन्होंने बनाई है। अब जिस तरह से बिहार में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि महागठबंधन में इनके एंट्री को लेकर क्वेश्चन मार्क है इस बार, क्योंकि ऐसा किसी ने बयान नहीं दिया है कि इन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तेजस्वी भी इनसे रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस अभी बनाए हुए हैं, तो संभावनाएं कांग्रेस की तरफ से फिर से बढ़ सकती हैं। और इन परिस्थितियों में मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक तेजस्वी खुद न कह दे कि आवश्यकता नहीं है पप्पू की, और पप्पू आएंगे तो हम नहीं मानेंगे, तब तक तो इनकी वहाँ क्वेश्चन मार्क है, संभावना है। लेकिन महागठबंधन की तरफ, माफ कीजिएगा, तीसरे मोर्चे की तरफ नागमणि कुशवाहा के कह देने मात्र से मैं नहीं कह रहा हूँ, नागमणि कुशवाहा की भी पॉलिटिकल अलायंसेस बदलती रहती हैं, हो सकता है कि वो तीसरे मोर्चे को भी छोड़ दे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल ये बातें अपनी राजनीतिक समझ से मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि तीसरे मोर्चे में ना इनका दाल गलने वाला है, और ना ही ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, इसलिए ये भी दूरी अपनी बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि तीसरा मोर्चा ही इनसे दूरी बनाए हुए हैं, ये भी तीसरे मोर्चे से अपने आप को अलग रखे हुए हैं। अंततः होगा क्या, मैंने एक समीकरण बनाया था, आपको याद होगा, महागठबंधन के कौन से दल होंगे। पिछली बार से ज्यादा दल होंगे ये मैंने बोला था, जेएमएम, सीपीआई और सपा बसपा, इनका महागठबंधन में आना ऑलमोस्ट तय लग रहा है। लेकिन इसी जगह पे अगर थोड़ी सी, अगर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पप्पू यादव संपर्क में है शिवसेना के, शिवसेना और भी पार्टियों के संपर्क में है, और बिहार में शिवसेना को, पप्पू यादव को, दोनों को एक साथ अगर महागठबंधन में लाने की बात आए, और तेजस्वी यादव को नजर आ जाए कि इन सारे लोगों को एकजुट होने से नीतीश कुमार को पलटा जा सकता है, तब इस परिस्थिति में इनकी एंट्री महागठबंधन में हो सकती है। अदरवाइज आप निश्चित रहिए कि एनडीए और इनके साथ इनका जाना, चुनाव लड़ने कम से कम संभव नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस में हो सकता है बहुत सारी चीजें, लेकिन चुनाव साथ लड़ने की बात अगर है तो मैं आपको निश्चित बता दूं कि महागठबंधन में और तीसरे मोर्चे में फिलहाल तो इनकी संभावना नगण्य है, ज्यादा चांस है कि तीसरा मोर्चा में ये नहीं रहेंगे। सर एक और सवाल, अंतिम सवाल, कि पप्पू यादव जो प्राकृतिक आपदा रहा है पिछले बार बिहार में, पटना में, उस तरह पे बहुत एक्टिव दिखे लोगों के साथ जिस परिस्थिति में हो, लेकिन अब जब चुनाव की बात आती है, बिहार में चुनाव की बात आती है, तो बात आता है जातीय समीकरण की। वो अपने आप को लालू यादव के उत्तराधिकारी भी मानते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो भारत लाइव की टीम ने सर्वे किया है, जमीनी स्तर पर सर्वे किया, वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को, जो यादव लीडर है, वो अपने आप को यादव लीडर मानते हैं, वो इस बात पे मतलब साफ कर दिया जनता ने कि वो यादव लीडर नहीं बन सकते। बेशक काम किया उन्होंने, लेकिन यादव लीडर नहीं बन सकते। वो है, वो बात वो जानते हैं। मैंने आपको कैसे कहा कि जब राजा का बेटा वापस आता है तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी रहती है सेनापति के पास, उससे छीन ली जाती है, वही होता है। और यही कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस करते हैं पप्पू यादव अपने आप को, और इसीलिए इन्होंने इस पार्टी को छोड़ा था, इन्हीं कारणों से कि पप्पू यादव, जब देखिए लालू यादव के बड़े हितैषियों में से एक है, अब देखिए कितने भावुक हो जाते हैं लालू यादव के बारे में बोलते हुए, लेकिन जब ये लालू यादव के लिए क्रिटिकल होते हैं तो ये सीधी बात एक ही कहते हैं कि लालू यादव परिवारवादी हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए सबसे पहले सोचते हैं, उसके बाद किसी के लिए सोचते हैं। ये एक बड़ा इनका लांछन है, और यही साबित भी करता है कि इनकी विचारधारा क्या है। देखिए यादवों के लीडर के तौर पर मैं बता दूं आपको, पप्पू अपने आप को यादवों का लीडर बनाते भी नहीं, उन्हें मानता जो लोग जरूर हैं, लेकिन वो है नहीं। वो अपने आप को उन लोगों के लीडर बनाकर चल रहे हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो बिहार में
बदलाव चाहते हैं, जो जातिगत गठबंधनों से अपने आप को अलग लाना चाहते हैं। तो पप्पू यादव की राजनीतिक जो विचारधारा है वो बहुत बड़ी है, बहुत आगे की है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इसकी जो कहा जा सकता है उपयोगिता, इसकी जो प्रासंगिकता वो बहुत कम है। ये बात वो भी जानते हैं और इसीलिए कभी कभी जब वो आते हैं जनता के बीच से तो हार्ट ब्रोकन नजर आते हैं। उनको लगता है जैसे कि जनता ने उन्हें धोखा दे दिया। इस तरह की परिस्थिति आप देख रहे होंगे, जनता के बारे में भी एक बार उन्होंने बयान दे दिया था, जनता भी धोखा दे देती है। तो इन सब चीज़ों से साबित होता है कि वो राजनीति तो बहुत आगे की कर रहे हैं और बहुत निस्वार्थ राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उस निस्वार्थ राजनीति की बिहार में खपत ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल बेशक वो अपने आप को पप्पू यादव, लालू यादव को उत्तराधिकारी समझते हो, यादव का नेता समझते हो, लेकिन जब बात आती है चुनाव की तो जातीय समीकरण पे आती है। और ये जो सर्वे है, भारत लाइव का जो सर्वे है, वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को जो यादव का वोट बैंक है या आरजेडी का वोट बैंक है उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करती है। फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। सर, पिछले कुछ दिन पहले जन अधिकार पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उन्होंने साफ कहा कि 40 सीटें अपने के लिए रखकर और एनडीए के खिलाफ किसी भी हद तक किसी भी दल के साथ समझौता कर सकते हैं। क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, पप्पू यादव ऐसे जो बदनाम लोग हैं, आखिर में 12 साल ससुराल में क्यों रहे हैं? तो पप्पू यादव टाइप के लोगों को तीसरे मोर्चा में कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ क्लीन इमेज जिनका है, जिन पर कोई तरह का आरोप नहीं है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का या जो भी माफिया ताफिया जो कह लीजिए, तो ऐसे लोग को हम लोग तीसरा मोर्चा में किसी भी कीमत में नहीं लेंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।